Hello everyone, once again very warm welcome. As usual, I am Dhananjay from Dhananjay Classes Aligarh. यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें मैंने डिस्कशन शुरू किया था आपके साथ ऑस्मोसिस यानी परासरण और डिफ्यूजन यानी विसरण को लेकर, और उन दोनों आर्टिकल को समझाने के लिए मैंने वहां आपके साथ डिस्कशन किया था अबाउट झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन्स को और मेम्ब्रेन्स के क्लासिफिकेशन को। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको अब मेम्ब्रेन्स और उनके क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला उस सीरीज के अंदर आई एम टेकिंग, सबसे पहले ले रहा हूं विसरण। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर्स इसे डिफ्यूजन। विसरण है क्या? जब तनु विलयन में सांद्र विलयन मिलाया जाता है। अब आप कहेंगे सर तनु विलयन सांद्र विलयन, यदि नए व्यूअर्स हैं तो इन शब्दों को कह सकते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या है। लेकिन यदि आप मेरे चैनल धनंजय क्लासेस से जुड़े हुए मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो अच्छे से जानते हैं वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन को बहुत गहराई के साथ डिफाइन किया था। तो यदि नए व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वापस उन वीडियो पर जाइएगा, उन्हें एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये मेरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आइए आ जाते हैं आगे। हमने क्या किया, हमने एक पॉट लिया, पॉट एक बर्तन ले लेते हैं आपकी भाषा में, एक बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ज्यादा आनंद आएगा, हमने एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया। देखिए, यदि रियलिटी में बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी पार्टीशन के हम दो सॉल्यूशंस को एक ही पॉट में रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आर्टिकल को क्लियर करने के लिए आई एम डूइंग सच एग्जाम्पल। वास्तविकता में दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेट, कभी भी एक ही पॉट में इस तरीके से नहीं रह सकते। लेकिन एक आर्टिकल को समझाने के लिए हम इसे ले लेते हैं। तो यहां पर जो रेड कलर आपको इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन को। और जो ब्लू कलर है यह इंडिकेट कर रहा है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को, यानी कि सांद्र विलयन को। तो सबसे पहले तो अपने जहन में एक बात बैठाइए, हमने एक बीकर लिया, उसमें एक सेक्शन में डाइल्यूट है और एक सेक्शन में कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, और हमने इनको फ्री कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया। व्हाट वी विल फाइंड? वी विल फाइंड क्या कि तनु विलयन से विलायक के अणु, यानी कि विलायक के अणु किधर मूव करेंगे? सांद्र विलयन की तरफ। द फर्स्ट, और विलय के अणु किधर मूव करेंगे? जल्दी से बताइए। तनु विलयन की तरफ। माय डियर, यदि इस बात को समझ पाएं तो आपको यह आर्टिकल एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब हम
तनु विलयन में सांद्र विलयन में लाते हैं तो तनु विलयन से विलायक के अणु, विलायक के अणु तनु विलयन से, तनु विलयन इधर साइड है, सांद्र विलयन की तरफ मूव करने लगते हैं और सांद्र विलयन से विलेय के अणु तनु विलयन की तरफ मूव करते हैं, स्वतः गमन प्रारंभ करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कब तक करते रहते हैं? जब तक कि संपूर्ण सॉल्यूशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। संपूर्ण सॉल्यूशन यानी पूर्ण विलयन की सांद्रता एक जैसी ना हो जाए, यानी कि अब ना कोई तनु रह पाए ना कोई सांद्र, बल्कि होल सॉल्यूशन बिकम यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। समझ में आता है? तो इसको अब परिभाषा को एक अच्छे से शब्दों के साथ डिजाइन कर देते हैं। जब तनु विलयन में सांद्र विलयन मिलाया जाता है तो तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ और सांद्र विलयन से विलेय के अणु तनु विलयन की तरफ स्वतः गमन प्रारंभ कर देते हैं। इस घटना को विसरण की घटना कहते हैं। क्लियर माय डियर्स? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसका इंतजार शायद आप सभी बॉयज और गर्ल्स काफी समय से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी इसका इंतजार करते रहे थे कि शायद सर अब परासरण समझाएंगे, अब परासरण समझाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि उस आर्टिकल में आपके पास एनफ लोड हो गया है, इसीलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर ब्रेक किया। लेकिन अब इस वीडियो को आगे बढ़ाया है वापस आपके पसंदीदा आर्टिकल के लिए, परासरण के लिए। तो आइए मेरे साथ, परासरण क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? यस, ऑस्मोसिस। उम्मीद करता हूं अब तो सीख गए हैं, लेकिन शब्द यह है सर ये होता क्या है, परासरण है क्या? तो वापस समझने के लिए हम एक बी कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे साथ कनेक्ट होइएगा, आर्टिकल एकदम क्लियर हो जाएगा आप सबका। एक हमने बीकर ले लिया है एज यूजुअल, और अब की बार इस बीकर के अंदर थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं है तो जल्दी से इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इस बीकर में हमने एक बिल्कुल मिड में अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी माय डियर्स? हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरफ हमने भर दिया सपोज आर्टिकल समझाने के लिए क्या भर दिया हमने इधर? डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप जानते हैं सिंबल है ये उसका। और इस तरफ भर दिया हमने माय डियर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। किधर यहां है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो हमने एक बीकर लिया और उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके एक साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया और एक साइड में कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट मतलब तनु विलयन और कॉन्सेंट्रेट माने सांद्र विलयन भर दिया और इसको फ्री छोड़ दिया। हम क्या पाते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से विलायक के अणु स्वतः सांद्र विलयन की तरफ मूव करना प्रारंभ कर देते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और यदि नहीं दिख रहा है तो जल्दी से थोड़ा सा इसे और एनलार्ज कर देते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और शायद बढ़ जाएगी।
तो हम क्या महसूस करते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। इसी को हम परासरण कहते हैं। तो यह तो रहा एक्सप्लेनेशन। अब आप उम्मीद किए हुए हैं कि सर एक बार इसे डिफाइन कर दीजिएगा प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ। तो आइए, जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया जाता है तो तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहते हैं। यहां यह बात बहुत जरूरी है। कौन सी? कि इस घटना में केवल तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। विलेय के अणु शिफ्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल अपने में से विलायक यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास ऑन होने देती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर एक दो एग्जाम्पल देके इस परासरण की क्रिया को थोड़ा सा समझाइए हमें। तो आइए, शायद ही कोई आप में से ऐसा होगा जिसने खीर ना खाई हो। उम्मीद है कईयों के तो मुंह में पानी भी आ गया खीर सुनते ही। तो चलिए, फिलहाल खीर तो नहीं खिला पाऊंगा, लेकिन खीर में होने वाली एक घटना को बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो स्वाद लीजिएगा मम्मी द्वारा किचन में, फिलहाल दिमाग में स्वाद लीजिए मेरे द्वारा इस वीडियो में। और वो क्या कि खीर के अंदर आपने किशमिश देखी होंगी और वो किशमिश बड़ी मोटी सी हो जाती हैं फूलकर, जबकि खीर में डालने से पूर्व हमने भी खाई हैं, सबने खाई हैं, पतली पतली पिचकी पिचकी सी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे अंगूर का रस सूख गया हो और वो अंगूर ऐसा हो गया हो। हां, वास्तविकता में यही होता है। लेकिन जब इन्हें खीर में डाल दिया जाता है तो खीर में डालने के बाद ये किशमिश वापस फूल जाती हैं। सबने देखा है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके पीछे की कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो आइए, क्या कॉन्सेप्ट है? वास्तविकता में किशमिश की जो अपर लेयर है, ऊपरी उसकी जो सतह है, वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह बिहेव करती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और जब इसे खीर में डाला जाता है तो खीर के अंदर सॉल्वेंट कौन है? दूध। विलायक कौन है? दूध। और यह दूध बड़ी तेजी के साथ किशमिश के अंदर क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर आपकी भाषा में कहूं गूदा है, मेरी भाषा में कहूं कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है। तो दूध पतला है यानी डाइल्यूट है, तो दूध बड़ी तेजी से अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। तो उम्मीद करता हूं खीर का स्वाद मां से ले चुके हैं और आज किशमिश के फूलने का आनंद मेरे साथ ले लिया। तो किशमिश क्यों फूली? क्योंकि दूध परासरण की क्रिया के द्वारा कहां चला गया? किशमिश के अंदर। क्योंकि दूध डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह बिहेव होगा यहां, और किशमिश के अंदर जो गाढ़ा है, थिक है, वो कॉन्सेंट्रेट की तरह होगा। तो आज के बाद जब खीर का स्वाद लें तो परासरण भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलता हूं। सर कोई और एग्जाम्पल दे दो। अब आइए, नमक का सांद्र जलीय विलयन बना लें। कॉन्सेंट्रेट, अरे हिंदी में समझ लो यार, कम पानी में बहुत सारा नमक घोल लो, इसे कहते हैं नमक का सांद्र जलीय विलयन। केमिस्ट्री में कहते हैं ब्राइन। और इसके अंदर किसी अंगूर को डाल के एक दिन के लिए छोड़ दो, यू विल फाइंड अंगूर पिचक गया। यानी जब नमक के सांद्र जलीय विलयन में एक ताजा अंगूर डाला जाता है तो वो अंगूर पिचक जाता है, वापिस परासरण है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा डिफाइन कर दो कैसे हुआ, तो आंसर आ जाता है। अंगूर के अंदर का जो रस है वो डाइल्यूट है, और अभी मैंने बोला नमक का सांद्र जलीय विलयन, तो नमक का सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हो गया। जब अंगूर को हमने कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में डाला तो अभी बताया था
कि किशमिश की अपर लेयर यानी अंगूर की अपर लेयर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, तो तुरंत अंगूर के अंदर का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट विलायक पानी धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है नमक के सांद्र जलीय विलयन में। और जब अंगूर के अंदर का पानी बाहर जाता है तो अंगूर पिचकने लगता है। बधाई हो, ये भी कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गई। तो माय डियर, परासरण की क्रिया हमारे लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह हो रही है, बहुत जगह हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे जानते नहीं, हम उसे परासरण की निगाह से नहीं पहचानते। ये काम टीचर होने के नाते, लेक्चरर होने के नाते मेरा है। मुझे सुनते रहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा आपके आसपास जो भी साइंस की घटनाएं घट रही हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करने की। अब आप आते हैं तो सर एक बात बताइए, अब मैं पूछिए सर विसरण में और परासरण में फिर अंतर क्या है, क्योंकि दोनों के अंदर ही विलायक के अणु गति कर रहे हैं। अधूरा ज्ञान है। दोनों में विलायक के अणु तो गति करते हैं, लेकिन विलेय के अणु केवल विसरण में मूव करते हैं और परासरण में विलेय के अणु मूव नहीं करते। इस बात को समझने के लिए ऐसा ना कर लें कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लें, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, विसरण और परासरण के डिफरेंस भी याद हो जाएंगे और इनके बीच जो कंफ्यूजन रेज हो रहा है हमारे ब्रेन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए जल्दी से ले लेते हैं दूसरे आर्टिकल को, 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट, और एक तरफ लिख लेते हैं एज यूजुअल परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, और दूसरी तरफ ले लेते हैं विसरण यानी कि डिफ्यूजन, और अब जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात, एक एक करके बात करूंगा। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ जाऊं इसमें नहीं होती। बढ़िया बात, क्लियर हो गई। नंबर 2 आप पर आता हूं, यह विलयन में होता है, और दूसरे हैंड जाऊं यह गैस व द्रव दोनों में होता है। तीसरे पर आता हूं, इसे दाब डालकर रोका जा सकता है, और दूसरे हैंड आऊं इसे नहीं रोका जा सकता। और चौथे और आखिरी पॉइंट पर यदि मैं वापस डिस्कशन करूं आपसे, इसमें तनु विलयन से
विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ स्वतः गति करते हैं, और इस तरफ आऊं, इसमें तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र की तरफ और सांद्र से विलेय के अणु तनु विलयन की तरफ स्वतः गति करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको विसरण और परासरण के अंतर एकदम क्लियर हो गए होंगे, और यदि नहीं हुए हैं तो वापस एक बार समराइज कर देता हूं आपके साथ, इस आर्टिकल को रिपीट कर देता हूं। परासरण में केवल तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं, जबकि विसरण में विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र की तरफ और विलेय के अणु सांद्र से तनु विलयन की तरफ आते हैं। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, परंतु विसरण में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। परासरण केवल द्रव यानी विलयनों का होता है, जबकि विसरण गैसों में भी हो सकता है और द्रवों में भी हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, परासरण की क्रिया को हम दाब डालकर अपनी तरफ से रोक सकते हैं, लेकिन विसरण की क्रिया सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः लगातार होने वाली क्रिया है। कब तक? जब तक कि समस्त सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म एक समान ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स अब आपको विसरण और परासरण एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।